नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। साथियों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि हमारे चैनल पर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो 1000 से ऊपर हो चुके हैं। ये सब आप लोगों का प्यार और सहयोग है कि इतने कम समय में आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है। और उम्मीद करता हूँ साथियों कि इसी प्रकार ये कारवां चलता जाएगा। और मैंने जो एक छोटा सा प्रयास 2 महीने पहले प्रारंभ किया था कि कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हम हमारे जो एक शिक्षा है या यूँ कहें ऐसे टॉपिक्स जो हैं मिल नहीं रहे या कहीं ना कहीं उनको हम मतलब इजी तरीके से हम कैसे पढ़ें, कहाँ से हमें कंटेंट मिले, तो उस दिशा में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। आज मैं आपके लिए फिर अभी राजस्थान में जो भर्तियां प्रस्तावित हैं सांख्यिकी विषय के संबंध में संगणक और सांख्यिकी अधिकारी 2 परीक्षाएं जो हैं होनी हैं अभी राजस्थान में, तो जिन पर कुछ टॉपिक्स हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मैंने इस पर अपना जो चैनल है एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्यूटर एग्ज़ाम नाम से, कंप्यूटर एग्ज़ाम 2023। वहाँ पहले चैप्टर से लेकर संगणक का पूरा सिलेबस मैंने उसमें डाल रखा है, स्टैटिस्टिक्स का। फिर कुछ साथियों की कमेंट आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे कि सर थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में भी हमें इशू आ रहा है, तो प्लीज़ आप इकोनॉमिक्स भी शुरू करें। तो साथियों, मैं पूरा मतलब आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं और कोशिश करते हैं कि इकोनॉमिक्स में भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि कुछ साथी थे जिनके मेरे पास व्हाट्सएप भी आए और कॉल भी आए, और उनको मेरे से एक शिकायत थी कि सर आप पढ़ाते अच्छा हो, कंटेंट अच्छा है, एक्यूरेट आप चीज़ बता रहे हो, लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो हमारे व्हाट्सएप मैसेज का। हम व्हाट्सएप पे मैसेज डालते हैं या फिर आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो साथियों, मैं आपको 2 चीज़ें क्लियर कर दूं। एक्चुअली हमारे कुछ बाध्यताएं, कुछ व्यस्तताएं हैं, हमारे पास भी इतना मतलब जिम्मेदारी रहती है, काम रहता है, तो उस समय में इतना समय निकाल पाना संभव नहीं होता कि प्रत्येक विद्यार्थी के मैसेज आए, उसका एक एक क्वेश्चन जो उसको दिक्कत हो रही है तो वो हम सॉल्व करवा पाए। नहीं हो सकता ऐसा। हाँ, इतना हो सकता है कि यदि कोई आपकी एक मतलब जनरल प्रॉब्लम है जो सभी के साथ आ रही है, तो उस पे हम वीडियो बना के सबको साझा कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसका सभी को बेनिफिट मिल जाए। कोई ऐसी चीज़ जो भर्ती के संबंध में हो, टॉपिक कंटेंट के संबंध में हो, वो मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। तो साथियों, प्रारंभ करते हैं हम आज के हमारे इस जो क्लास है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग, डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे पार्ट 2। हमारा डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे जो है उसका भाग 2 हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सैंपलिंग, प्रतिचयन की विधियाँ। पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया प्रतिचयन होता क्या है, सैंपलिंग क्या है, सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग यूनिट, पैरामीटर, प्राचल क्या होता है, प्रतिदर्श, प्रतिदर्शज क्या होते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ, टैग लाइन के साथ। साथियों, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, सांख्यिकी का जो विषय है, ये सभी मानते हैं कि थोड़ा सा टेक्निकल है। इसको पढ़ते पढ़ते थोड़ी बोरियत भी होती है और थोड़ा सा मतलब यूँ कह दे मैथमेटिक्स रिलेटेड है, तो कुछ साथी हैं उनको कहीं ना कहीं हार्ड भी लगता है। लेकिन साथियों, सफलता संघर्ष से मिलती है। सोने को कुंदन बनना है, तपना पड़ेगा। अभी आप लोगों में ये भी जो है द्वंद्व चल रहा है कि मतलब किस एग्ज़ाम की तैयारी करें, बहुत से एग्ज़ाम हैं, तो वो चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। तो साथियों, कोशिश कर हल निकलेगा, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। असफलताओं के खारे सागर से, असफलताओं के खारे सागर से सफलता का मीठा जल निकलेगा। आज जो बेरोजगारी के दौर में रुका रुका सा है, आज जो बेरोजगारी के दौर में रुका रुका सा है, कल जब सफलता मिलेगी, कल जब सफलता मिलेगी तो सब चल निकलेगा। इसलिए सफलता में बड़ी दीवानगी होती है, आकर्षण शक्ति होती है। जब आप सफल हो जाओगे, आपकी सारी फेलियर्स, सारी चीज़ें छिप जाएंगी, भुला दी जाएंगी। लोग यही कहेंगे, हमें तो पता था ये तो करेगा,
इसमें था कुछ दिख गया था मुझे पहले ही, और वही लोग जो आपको कहीं ना कहीं आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो सब आपके साथ खड़े होंगे। ये सर्वविदित सत्य है पूरे ब्रह्मांड का, पृथ्वी का, मान के चलो आप। तो साथियों, हम भी इससे अछूते नहीं हैं, बच नहीं सकते। प्रारंभ करते हैं हम हमारे आज के क्लास को। सिंपल रैंडम सैंपलिंग। सिंपल रैंडम सैंपलिंग का मतलब साधारण प्रतिचयन जो है, रैंडम का मतलब देव प्रतिचयन, मतलब यादृच्छिक। अब जो रैंडम का मतलब क्या होता है? रैंडम का मतलब है जिसका कोई प्रॉपर सिस्टम ना हो, पता ना हो कि किसके बाद क्या आएगा, सबको बराबर संभावना रहे, सबको बराबर संभावना। इसको देव प्रतिचयन भी बोलते हैं कि कहीं से भी कुछ यूनिट जो हमारे सिलेक्शन में आ सकती है, सबको बराबर क्या रहती है? पॉसिबिलिटी रहती है। यही देव प्रतिचयन है। तो सैंपलिंग के लिए यहाँ मैंने एक सबसे नीचे लिखा है डेलिबरेट सैंपलिंग। इसे बोलते हैं सह उद्देश्य प्रतिचयन। मतलब इसमें और बाकी जो मेथड्स हैं उनमें वैसे तो सारी सैंपलिंग के मेथड है, लेकिन डेलिबरेट मेथड जो है, डेलिबरेट सैंपलिंग है, उसमें क्या होता है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ मैं। डेलिबरेट सैंपलिंग है, सर्वप्रथम आप जिस विषय पर अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उस विषय के संबंध में कौन सी यूनिट का सिलेक्शन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और आपका जो समग्र है अध्ययन सामग्री है, उसमें कुछ यूनिट्स, कुछ इकाइयाँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उनका समावेश करना, उनका चयन होना अत्यंत आवश्यक है। वहाँ आप डेलिबरेट सैंपलिंग मेथड को अडॉप्ट करेंगे। सह उद्देश्य, आपका उद्देश्य अध्ययन का, उसी अनुसार आपने इकाइयों का चयन किया, लेकिन पक्षपातपूर्ण है। साफ दिख रहा है कि जो अनुसंधान करता है वो अपने उद्देश्य के हिसाब से लेगा, तो सभी इकाइयों को बराबर संभावना नहीं मिलेगी। जो प्रभावित होगा वो बायस्ड होगा, पक्षपात होगा। उसके अलावा इसमें संचयी प्रवृत्ति की एरर्स रहती हैं, त्रुटियां रहती है। संचयी, कम्युलेटिव, जैसा जैसा वो सोच रहा है रिसर्च के बारे में, वैसे यूनिट तो एक ही दिशा में कंपोजिट होती जाती है, कम्युलेटिव होती जाती है। जबकि जो हमारी सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, ये क्या है, पूरा का पूरा एक टोकरा है, पूरा का पूरा समग्र है, उसमें जो यूनिट लेनी है हम नहीं लेंगे। कुछ मेथड्स हैं हमारे पास 3-4, उनमें से एक मेथड अडॉप्ट करेंगे। खासियत, सभी इकाइयों को बराबर शामिल होने की संभावना रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। फिर इसमें जो त्रुटि है, एरर है, वो त्रुटि दोनों साइड होती है, जिसको बोलते हैं कंपनसेटरी, दोनों साइड, तो वो आपस में कट जाती है, तो वहाँ पक्षपात नहीं रहता। किसमें? रैंडम, जो सिंपल रैंडम सैंपलिंग है। अब हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैंपलिंग में भी 3-4 मेथड हैं। लॉटरी विधि, ढोल घुमाकर, टिपेट की देव सारणियाँ, एक सिस्टमैटिक सैंपलिंग भी है, इसी का पार्ट है वो। तो थोड़ा थोड़ा इस पे हम नाम से ही स्पष्ट है कि रैंडम सैंपलिंग, अचानक से कोई मेथड अडॉप्ट किया, जैसे लॉटरी विधि है, तो आपने छोटी छोटी पर्चियाँ बना दी सभी यूनिट्स की। वो पर्चियाँ आपने टोकरी में डाल दी। मान लीजिए आपको 10 यूनिट छांटनी है, तो 10 पर्चियाँ आपकी हो गई। अब 10 पर्चियाँ जिन यूनिट्स की हैं, सारी पर्चियों में से, या मान लो कि आपको सारी पर्चियाँ बना रखी है जितनी भी हैं, उन पर्चियों में से आपको 10 छांटनी है, तो कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति, छोटा बच्चा, जैसे हम कई बार देखते हैं इनाम वितरण के लिए भी होता है ऐसा कि बच्चों को स्टेज पे बुलाते हैं, वो उनमें से पर्ची में से नाम छांटता है कि हाँ भाई ये है, तो ठीक वही चीज़ है। तो वहाँ हम रैंडम सैंपलिंग अडॉप्ट करते हैं। तो उसमें क्या हुआ, पर्ची वाला ढोल घुमा, फिर एक लॉटरी होगी, ढोल, एक ढोल है बड़ा सा, उसमें सारी पर्चियों को मिला के रख दिया, ढोल घूमेगा, उसमें से लास्ट में मिल जाएंगे तो 10 निकाल लेंगे। टीपेट की सारणी है, उन सारणियों के हिसाब से भी हम जो टेबल है उनमें जो नंबर आते हैं उनमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टमेटिक में क्या है, ये साथ पढ़ रहा हूँ मैं, सिस्टमेटिक और सिंपल रैंडम। सिस्टमेटिक में क्या होता है, सिस्टमेटिक में ये होता है कि हम जब, मान लीजिए मेरे पास 100 यूनिट है और 100 में से मुझे 20 यूनिट छांटनी है, कितने यूनिट का चयन करना है, 20 का, 20% का, तो मैं प्रत्येक जो एक सिस्टम से, एक सीक्वेंस में क्या हो गई, यूनिटें जचा दी मैंने सिस्टम से, सिस्टमेटिक हो गया वो। उसमें से मुझे 20 यूनिट छांटनी है। पहली यूनिट मान लीजिए मैंने 100 में भाग का दे के 5वीं छांट ली, 5वीं, तो फिर 5 के बाद 10, 15,
छिड़ जाएगी। मान लीजिए पहली यूनिट तीसरी हो गई तो फिर 5-5 के गैप से 3, 5, 8, 13, 18, 23 इस प्रकार से हो जाएगी। ये चीज़ क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको साथियों 3-4 मेथड है जिसके बारे में थोड़ा सा विशेष बताना चाहूँगा। वो इम्पोर्टेंट भी है और कहीं ना कहीं इनमें हम कन्फ्यूज़न पैदा भी कर देते हैं। क्लस्टर, एक क्लस्टर भी है। यहाँ हम इनको एक समझ लेते हैं। स्पेशली सबसे ज़्यादा फर्क स्ट्रैटिफाइड मल्टी स्टेज कोटा में होता है। यहाँ हम दिक्कत हो ही जाती है। थोड़ा ध्यान से समझना इनको। स्ट्रैटिफाइड का मतलब है स्तरित, अलग अलग स्तर होंगे। ये जो मेथड है स्ट्रैटिफाइड, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और डेलिबरेट सैम्पलिंग दोनों का मिश्रण है। दोनों का क्या है? मिक्सअप है, मिश्रण है। कैसे? इसमें स्ट्रैटिफाइड में आपको जब यूनिट का सिलेक्शन करना होगा तो आप पूरे समग्र, पूरी समष्टि को कुछ विशेषताओं के आधार पर अलग अलग स्तरों में, खंडों में विभाजित करेंगे। नाम से स्पष्ट है, स्ट्रैटिफाइड, लेवल, स्तर, 3-4 स्तर, 3-4 खंडों में पूरे यूनिट को, पूरी समष्टि को क्या कर लिया? बांट लिया। सारी विशेषताएं अलग अलग के हिसाब से हमारे पास 4 खंड हो गए, 4 सेगमेंट आ गए। उनमें से अब मुझे जो यूनिटें लेनी है, मान लीजिए मुझे फिक्स है 1000 यूनिट का समग्र था। 1000 में से एक ग्रुप 500 का बन गया, एक 300 का बन गया, एक 200 का बन गया, 500, 300, 200 का बन गया मान लीजिए। अब मैं वहाँ क्या करूँ? वहाँ उन ग्रुप को मैंने विशेषताओं के आधार पे 500, 300, 200 का ग्रुप बना दिया। यहाँ 500, 300, 500 का, 300 का और 200 का, जो 1000 यूनिटें थी। अब मैं या तो अनुपातिक, मुझे अगर ये कहा जाए कि मुझे 1000 में से 100 यूनिट छांटनी है, कितनी छांटनी है? 100 यूनिट। तो 100 यूनिट 5, 3, 2 के अनुपात में छांट लूँगा। 50 इसमें से आ जाएगी, 30 इसमें से आ जाएगी और 20 इसमें से आ जाएगी। अगर बराबर छांटनी है, गैर अनुपातिक, मान लीजिए 100 में मुझे ये कहते हैं कि भाई 3 ग्रुप है, 3 में से आपको बराबर ही छांटनी है, तो 33, 66 और 34 छांट लूँगा। ऐसा भी कर सकता हूँ। ये है स्ट्रैटिफाइड। क्लियर? पहले समग्र को आप खंडों में बांटे, जब वो स्तरों में बट गया, उनमें से फिर आप रैंडम सैम्पलिंग से, अपने मेथड से, जो भी 4 मेथड थे उनमें से क्या कर लो? छांट लो। इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपने जब विशेषताओं के आधार पे बांट लिया तो सभी विशेषताओं की यूनिट आपके पास क्या होगी? सिलेक्शन के लिए आ जाएगी, क्योंकि सभी ग्रुपों में से आप ले रहे हैं। तो ये एक बेनिफिट रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा मेथड भी है ये। अब हम बात करते हैं सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, सिस्टमेटिक, क्लस्टर और मल्टी स्टेज। पहले मैं मल्टी स्टेज बताऊंगा। स्ट्रैटिफाइड और मल्टी स्टेज में एक बहुत बड़ा अंतर है। मल्टी स्टेज नाम से स्पष्ट है, स्टेज। यहाँ 4-5 सीढ़ियाँ, 4-5 क्या होंगे? स्टेज होंगे। वहाँ स्ट्रैटिफाइड में बस जो हमारी समष्टि थी उसको हमने 4-5 खंडों में बांटा और काम खत्म। यहाँ मुझे अलग अलग लेवल बांटने होंगे, प्रत्येक लेवल पे रैंडम सैम्पलिंग अपनाता जाऊँगा। जैसे मुझे राजस्थान में यदि कोई फसल का पूर्वानुमान लगाना है, देखना है कि कितना उत्पादन हो रहा है राजस्थान में, या कोई ज़मीन का देखना है कि भाई ज़मीन उपजाऊ है कैसी है राजस्थान में, तो मैं राजस्थान में मान लीजिए अभी वर्तमान में 50 ज़िले हो गए हैं, पहले 33 थे। तो 50 ज़िलों में से मुझे, मैं क्या करूँगा कि राजस्थान के 50 ज़िले, तो पहला तो मेरा मल्टी स्टेज में पहला स्टेज क्या? राजस्थान को जिलों में बांटा 50 में। फिर 50 ज़िलों में से तहसील है, मान लीजिए मुझे 5-5 तहसील है या 6-6, 7-7 तहसील मान लो। उन तहसील में मुझे 2-2 गांव छांटने हैं। कितने गांव? 2-2 गांव। उन 2-2 गांव से मुझे 1-1, 2-2 सैंपल उठाने हैं, 2-2 सैंपल उठाने हैं मान लीजिए। तो वहाँ आपके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये भी बहुत अच्छा मेथड है। यहाँ आप पूरे राजस्थान की जो विशेषताएं हैं वहाँ तक पहुँच गए, पार्शियलिटी की संभावना ही खत्म कर दी। बिल्कुल बहुत अच्छा मेथड रहता है ये भी। यहाँ जब आप जाते हो, ये मल्टी स्टेज मेथड कहाँ काम आता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। सांख्यिकी विभाग में अभी जब आप देखेंगे तो फसलों का पूर्वानुमान, क्रॉप कटिंग, फसल कटाई जो प्रयोग होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। पूरे राजस्थान में जब हमें देखना होता है तो हर जिले में प्रयोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि केवल राजस्थान में रैंडमली 2-3 जिलों में आ गए, तो पूरा राजस्थान जिलों में बटा। जिलों में से फिर मुझे मान लीजिए कि
तीन तीन तहसील या चार चार तहसील है तो वो रैंडमली प्रत्येक जिले में से 3 या 4 तहसील छट जाएंगी, और उन तहसील में से 2-2 3-3 2-2 गांव है तो 2-2 गांव छट जाएंगे जो तहसील आई है, और 2-2 गांव जो हैं उन गांव में से मुझे 2-2 खेत छांटने हैं तो वो 2-2 खेत छट जाएंगे। ये चीज़ क्लियर है। तो यहाँ आप हर लेवल तक पहुँच जाओगे। तो जो खेत है, अब आप सोचो कि उस चित्र बनाओ एक कि पूरा राजस्थान खेत तक चले गए, हमारे गांव के हर गांव के खेत तक। तो मान लीजिए चूरू जिले की 3 तहसील सरदारसर, सुजानगढ़ और रतनगढ़ आई, मान लीजिए सरदारसर, सुजानगढ़ और रतनगढ़, या सरदारसर, सुजानगढ़ और सादलपुर 3 आई, तो हमने सादलपुर के भी गांव छांटे, उनके भी 2 छांटे, सादलपुर के अलावा सुजानगढ़ और सरदारसर के। जयपुर मान लीजिए, जयपुर में भी हमने देखा चाकसू हो गया, जयपुर हो गया, पावटा हो गया, जो भी है, चोमू हो गया, वहाँ से हमने उठाया। अलवर उठा लिया मान लो तो कोटपुतली अलवर में हम देखें तो हमारा रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, तिजारा, टपुकड़ा ये हमने उठा लिया। कहने का मतलब इतना ही है कि हमने उस चीज़ को पूरा ग्राउंड लेवल तक फेजेस में बांट दिया। अब वहाँ से जो रियल आएगा हर जगह से अलग अलग आएगा, तो पूरे राजस्थान की विशेषताओं को वो शामिल करेगा। तो बहुत अच्छा मेथड रहता है ये भी, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। हर स्टेज पे यहाँ रैंडम सैम्पलिंग हो रही है, मतलब जिले में से तहसील छांट रहे हो रैंडम, तहसील में से गांव छांट रहे हो रैंडम, गांव में से खेत छांट रहे हो रैंडम, हर लेवल पे रैंडम सैम्पलिंग, हर स्टेज पे रैंडम सैम्पलिंग। यहाँ मल्टी क्लस्टर, क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर का मतलब एक ग्रुप होता है। पूरे समग्र में से मैं क्या करता हूँ, कुछ छोटे छोटे ग्रुप बना दूंगा, क्लस्टर बना दूंगा, और उन ग्रुप में से मैं क्या करूंगा, सैंपल ले लूंगा ग्रुप्स में से, तो वो क्लस्टर है। कोटा क्या है? कोटे में लगभग ये मिलता जुलता सा ही है, नाम का फर्क है इनमें, कुछ हल्का सा फर्क। कोटा में क्या होता है, यहाँ तो क्लस्टर में से मैं उठा लूंगा, यहाँ कोटा में भी पूरे समष्टि को, पूरे समग्र को मैं अलग अलग खंडों में बांटूंगा। खंडों में मतलब ये अगर मेरी समष्टि है तो इस समष्टि के मान लीजिए मैंने ये इतने टुकड़े कर दिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 टुकड़े हो गए मेरे। अब इन 6 टुकड़ों में से जो अनुसंधान करता है वो अपना एक कोटा निर्धारित करेगा, अभियंश कोटा निर्धारित करेगा कि मुझे इस खंड में से 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 6, एक सेक्शन में से मुझे कितनी यूनिट लेनी है, कितने प्रतिशत, 2 में से कितना, तो वो अपने उस कोटा जो उसने इन एरिया के लिए डिसाइड किया है उस कोटा के हिसाब से क्या कर लेगा, यूनिटों का चयन कर लेगा। ये हमारे मेथड्स थे 6 के 6, 7वां डेलिब्रेट। यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपको और बताना चाहूँगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था सैंपल का आकार, साइज ऑफ सैंपल। इससे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि आप जब समग्र में से कोई यूनिट का सिलेक्शन करते हैं, सैंपल लेते हैं, तो जितना सैंपल बड़ा होगा उतना आप एक्यूरेसी के निकट जाते रहेंगे, वाजिब भी है। अगर पूरे राजस्थान में मुझे गरीबी देखनी है तो मैंने केवल 2 जिले 3 जिले उठाए, उसकी बजाय मैं अगर हर जिले में पहुंच पाऊं तो मुझे ज़्यादा बेहतर अनुमान प्राप्त होंगे, जाहिर सी बात है। तो फिर साइज ऑफ सैंपल का शुद्धता से संबंध है, किससे, एक्यूरेसी से रिलेटेड है, एक्यूरेसी से, एक्यूरेसी मतलब साइज ऑफ सैंपल शुद्धता की तरफ जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं सैंपल का साइज जितना बढ़ाएंगे तो शुद्धता कितनी बढ़ेगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एक। यदि आप सैंपल साइज बढ़ाते हैं, जितना आप सैंपल के आकार में वृद्धि करेंगे, इनहेंस करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, उसके वर्गमूल के अनुपात में शुद्धता बढ़ेगी। एक्यूरेसी और इसमें जो रिलेशन है वो किसका रहता है, वर्गमूल का। कहने का मतलब सैंपल साइज जो है वो सैंपल साइज अगर आपने 16 गुना बढ़ा दिया, कितना गुना, 16 गुना, एक सैंपल है वो 16 गुना बढ़ गया तो आपकी शुद्धता कितनी बढ़ेगी, 4 गुना। सैंपल 4 गुना बढ़ा दिया तो शुद्धता कितनी बढ़ेगी, 2 गुना। कहने का मतलब यदि आपकी एक्यूरेसी अभी 25% है, आपको 50% चाहिए, डबल एक्यूरेसी चाहिए, तो आपको सैंपल साइज क्या करना पड़ेगा, उसका स्क्वायर, जो डबल है तो उसका स्क्वायर,
वर्ग करना पड़ेगा। ये रिलेशन होता है इसमें। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रैक्टिकल पूछ लेते हैं कि भाई सैंपल साइज को 16 गुणा करने से शुद्धता कितनी बढ़ेगी, या ये पूछ लेते हैं घुमा के कि शुद्धता को 2 गुणा करने के लिए सैंपल साइज को कितना बढ़ाना पड़ेगा। क्या रिलेशन है इनमें? सैंपल साइज अगर घटा दिया तो ये कितनी घटेगी? ये आप क्वेश्चन को 10 तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन मेन ऑब्जेक्ट यही कि सैंपल साइज जितना बढ़ेगा उसके वर्गमूल के अनुपात में, अंडर रूट के अनुपात में एक्यूरेसी बढ़ेगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही हमने डिस्कस कर लिया। स्टैटिस्टिक्स, डिज़ाइन ऑफ सैंपल सर्वे में मेथड्स पढ़ लिए, काफ़ी है आज के लिए। अगला वीडियो हम फिर लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास, उसमें मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ कि स्टैटिस्टिक्स जो हमारी है संगणक की स्पेशली, वो हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ अब कोई डाउट नहीं रहा। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रत्येक चैप्टर से कैसे, तो हम कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और मल्टी चॉइस क्वेश्चन जो है MCQ, उन पे हम आने वाले दिनों में चर्चा करने वाले हैं। अब एसओ सांख्यिकी अधिकारी में भी ये टॉपिक है, उसमें और कई चीज़ें हैं जिन पे हम आपको आगे वाले वीडियो में जानकारी देंगे। तो साथियों, फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इस चैनल को प्यार दिया, और आपकी सहयोग से हमारा चैनल ग्रो कर रहा है। 1000 से ऊपर हमारे सब्सक्राइबर, आप लोग ही हमारे इस परिवार का हिस्सा हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सब्सक्राइबर बढ़ गए, मैं ये कहूँगा हमारे ब्राइट ब्रेन के परिवार में 1000 से ऊपर सदस्य हो गए। हमारे मेंबर्स जो हैं फैमिली के, वो 1000 से ऊपर है। तो साथियों, इस परिवार को और बढ़ाइए। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए ही है सब कुछ। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपना सहयोग और प्यार यूं ही चैनल के प्रति जो है समर्पण भाव से देते रहेंगे। तो धन्यवाद साथियों, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।